में दो विवाह हुआ है, एक अंतरधार्मिक हुआ, दूसरा अंतरजातीय हुआ। एक बिहार के मुख्यमंत्री ने अंतरधार्मिक विवाह किया, हिंदू संप्रदाय के अंतर्गत ये आते हैं तेजस्वी यादव जी और उप मुख्यमंत्री, और उन्होंने शादी किया क्रिश्चियन संप्रदाय से आने वाली। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं और करने जा रहे हैं उनसे बात। अभी जो बिहार में जातीय गणना का मुद्दा चल रहा है, इस पे उनसे करेंगे बात। उनका क्या है इस मुद्दे पे विचार, उनसे बात करेंगे हम विस्तार से। पांडिल जी, नववर्ष की आपको बधाई। आपको भी नववर्ष 2023 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। यह वर्ष आपके भी जीवन में उन्नति और तरक्की लेकर के आए, यही मनोकामना मैं आपके लिए करता हूँ और आपके टीम के लोगों के लिए करता हूँ, और आपके मीडिया के माध्यम से देश भर और सुजगरा लखीसराय की मीडिया के लिए भी यही कामना करता हूँ। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि सरकार जब भी किसी योजना को लाती है, किसी विधेयक को पास करती है, तो पक्ष और विपक्ष, समर्थन और विरोध होता है, और खास करके ज्वलंत मुद्दे पे लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आज पूरे बिहार में जातीय गणना हो रही है, इस पे हर लोगों का अलग अलग विचार, जिसमें प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जी वो प्रतिपक्ष में है, जिनके वजह से उनका इसके विरोध में वो अपना दे रहे हैं, उनका कार्य है। लेकिन आपसे मेरा सवाल है, यह जो जातीय गणना बिहार सरकार के द्वारा कराई जा रही है, आप इस पे, मेरा सवाल थोड़ा ये है कि यदि आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए रहते तो इस पे आपका क्या विचार होता, और एज ए भारतीय या एज ए बिहारी इस पे आप क्या, दोनों तरीके से थोड़ा सा पहले जवाब देंगे कि इस पे आपका क्या सोच है। यदि आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए होते तो आपका क्या थॉट होता, और यदि एक बिहारी के रूप में है तो क्या? देखिए, मैं किसी दल से भी जुड़ा होता तो भी सर्वप्रथम मैं भारतीय हूँ, और भारत के नागरिक ने भारत के संविधान को अंगीकार किया है और ये निर्णय लिया कि भारत के संविधान जिसके हम निर्माता हैं, हम उसके अनुसार भारत देश को चलाएंगे, और हमारे बीच से जो जनप्रतिनिधि जीत के जाएगा, हमारा नेतृत्व करेगा, वह भी भारत के संविधान के अनुसार ही कार्य करेगा, और वो उसकी शपथ भी लेता है, और उसके बाद संवैधानिक पद को ग्रहण करके भारत के संविधान के अनुसार विधि बनाता है, कार्य करता है, जनता का विकास करता है। लेकिन यदि कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री जैसा संवैधानिक पद हो, संवैधानिक पद हो, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर के उस पर बैठता है, और उसके बाद वो जानबूझ करके केवल अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर संवैधानिक अराजकता उत्पन्न कराने वाला आपराधिक कदम उठाता है, तो इसका विरोध किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को भी खुल के करना चाहिए, और भारतीय को भी खुल के करना चाहिए, क्योंकि भारत देश भारत के संविधान के अनुसार से चलेगा। और वर्तमान में जो जातीय जनगणना हो रहा है, वो बिहार में जाति आधारित गणना जो हो रही है, वो संविधान के दायरे से बाहर निकल के करवाया जा रहा है, जिसका मैं किसी पार्टी के नेता के तौर पर भी होता तो विरोध करता। अभी तो हम किसी पार्टी में है नहीं, भारत के एक जागरूक नागरिक के तौर पर हम इसका विरोध कर रहे हैं। सर, और ये इसमें यह है कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हो चुकी है, तो आखिर वो कोर्ट का मामला अलग रहा है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे बिहार पे क्या पड़ने जा रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला दायर हुआ है वो हुआ है, अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं तो भारत के
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 28/7/2022 को मैंने पत्र लिखा था और 27/9/2022 को भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि साहब बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग जिस तरीके से अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान के दायरे से बाहर निकलकर जानबूझ करके संविधान के विरुद्ध जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है, इस पर आप रोक लगाएं। रोक ही नहीं लगाएं, संवैधानिक और कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ सख्त से सख्त करें और शीघ्र करें। यह मैं पहले लिख चुका हूं और इसका प्रभाव यह होने जा रहा है कि जिस तरीके संविधान के दायरे से बाहर निकल करके यह जाति आधारित गणना कराया जा रहा है, सबसे पहला दुष्प्रभाव तो यह सामने आएगा कि राज्य के अंदर संवैधानिक अराजकता उत्पन्न हो जाएगा। जब संविधान मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक उप मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति संविधान का पालन नहीं करेगा तो भारत के नागरिक भी संविधान का और कानून का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। वो कानून और संविधान के दायरे से बाहर निकल करके स्वतंत्र रूप से जो मन चाहेगा वो कार्य करने के लिए वो प्रारंभ कर देंगे। दूसरा, इसका दूसरा प्रभाव ये आने जा रहा है कि एक जातीय उन्माद उत्पन्न होने जा रहा है और सबसे ज्यादा ये जातीय वैमनस्यता पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय के अंतर्गत आने वाली जातियों के अंदर होने जा रहा है। मैं इन दोनों कारणों के कारण जो इसका दुष्प्रभाव होने जा रहा है उसके कारण मैं इसका विरोध कर रहा हूं। तो सर ये जो है इसमें कि आखिर इससे मेरा कहना यह है कि किसी भी योजना का हो या किसी भी चीज का दो पहलू, माइनस में रिजल्ट आना या निगेटिव में आना, ये दोनों चीज है। तो आखिर जनता इसको कितना समझ पाती है कि इससे आम जनता को क्या फायदा होने वाला है, राजनीतिक दल और राजनेताओं को समझ चुकी है। जनता को सबसे पहले तो यह समझ में आ रहा है कि शिरीष कुमार शांडिल्य जो कह रहा है कि ये संविधान के विरुद्ध जाकर के ये काम कर रहे हैं, वो उसको समझ में आ चुका है कि बिल्कुल ये संविधान के विरुद्ध में जाकर के ये काम कर रहे हैं। जो विषय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता ही नहीं है उस पर राज्य सरकार कैसे काम करेगी। ये विषय केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है तो केंद्र सरकार इस पर काम करेगी। जो काम प्रधानमंत्री को करना है वो काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, तो जो काम केंद्र सरकार को करना है वो राज्य सरकार नहीं कर सकती है। लेकिन ये इसके विरुद्ध जाकर के कर रहे हैं तो जनता को ये लग रहा है कि संवैधानिक अराजकता उत्पन्न कराने का प्रयास कर रहे हैं और भयानक संवैधानिक अराजकता बिहार में उत्पन्न होगा जिसका प्रभाव देश के अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है। जातीय उन्माद फैलाने वाला ये काम हो रहा है, ये भी जनता को एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। और समझ में नहीं आ रहा है तो पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले लोग हमको मैसेज करके स्पष्ट पूरा डिटेल बता रहे हैं कि क्या नुकसान होने वाला है। अभी पिछड़ा समुदाय में आइए, यादव जाति के अंतर्गत जिन उपजातियों को रखा गया उसमें अहीर समुदाय जो है, जिसको आप यादव की उपजाति कह रहे हैं, वो कहता है हम उपजाति नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र रूप से जाति हैं, हम चंद्रवंशीय क्षत्रिय समाज से आते हैं, हमारी स्वतंत्र अस्तित्व जो है द्वापर के समय से है और ये जानबूझ करके जो है हमको यादव की उपजाति बना रहे हैं। हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे अहीर का ही बेटा भविष्य में अहीर का नेता होगा, कोई यादव का बेटा अहीर का नेता नहीं होगा। गोप समुदाय के लोग भी यही कह रहे हैं कि गोप का ही कोई बेटा गोप का नेता होगा। अभी आ जाइए कुर्मी में ये धानुक को रख दिए हैं उपजाति के तौर पर। धानुक समाज के जितने भी लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं कि हम 1916 से एक अलग जाति के रूप में हम मान्यता प्राप्त कर चुके हैं और हम कुर्मी की उपजाति नहीं रहेंगे, हमको जबरदस्ती इसमें लाया जा रहा, हम इसको स्वीकारने नहीं जा रहे। और समुदाय के लोग ही नहीं, अब तो उसके नेता भी तैयार हो गए। रामबदन राय जो जदयू के नेता भी हैं वो भी खुल के आ गए हैं सामने कि भाई नहीं, हम धानुक समाज के लोग हैं, हम कुर्मी की उपजाति नहीं रहेंगे। अभी कुशवाहा की उपजाति जिन जातियों को रखा गया उसमें एक कछवाहा उपजाति है। कछवाहा वो कह रहा है कि भाई हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, राम के वंशज हैं, हमारी स्वतंत्र अस्तित्व है, कछवाहा स्वतंत्र जाति के रूप में जानी जाती है, हम कुशवाहा की उपजाति नहीं रहेंगे। कुशवाहा समुदाय के लोग कह रहे हैं कि भाई जब आप धानुक को कुर्मी में रख रहे हैं तो दांगी जो कुशवाहा की उपजाति है उसको कुशवाहा की उपजाति के तौर पर क्यों नहीं रख रहे हैं, दांगी को क्यों अलग जाति के रूप में दे रहे हैं।
उसी तरीके से कुशवाहा समुदाय के लोग और धानुक समुदाय के लोग कह रहे हैं कि भाई मल्लाह के अंतर्गत जिन जातियों को आप रखे हैं उसमें से चाय और बोढ़ी को क्यों आप अलग कर दिए? चाय और बोढ़ी अलग जाति के रूप में क्यों रहेगी? वह मल्लाह के अंतर्गत क्यों नहीं आने जा रहा है और क्यों नहीं उसको रख रहे हैं? इसी तरीके से जनरल समुदाय में भी जिन मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत जब हम आते हैं तो उसमें रखे हैं शेख को, सैयद को, पठान को, ठीक है, इनको रखें। उससे मलिक को बाहर कर दिया। मलिक उसमें जनरल समुदाय, सवर्ण समुदाय के अंतर्गत आता है, उसको बाहर कर रहे हैं। मलिक समुदाय के लोग कह रहे हैं कि भाई हमको तो जनरल में रखना चाहिए, क्यों दूसरी जगह हमको रख रहे हैं? और खत्री को जिसको इन्होंने रखा है वो खत्री चारों संप्रदाय में आता है, हिंदू में भी आता है, सिख में भी आता है, मुस्लिम में भी आता है और जैन में भी आता है। तो ये खत्री समुदाय चारों में आता है। वो एक अलग रोना रो रहे हैं कि भाई हमको कैसे डील करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो ये कितनी बड़ी भयावह स्थिति बनने जा रही है बिहार के अंतर्गत, ये तो समझ से परे हो रहा। और लोग सड़क पर उतरने के लिए आतुर हैं। बहुत लोगों ने तो मैसेज किया कि सांडिल जी आप सड़क पर उतरिए, हम सभी लोग आपके साथ हैं। यह काम नहीं होना चाहिए। एक तो असंवैधानिक है और दूसरा जातीय उन्माद फैलाने वाला है। सर एक तरफ कि आखिर बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, एक अंतर जातीय विवाह, इसका ना मैं समर्थन करता हूं ना विरोध करता हूं, लेकिन एक अंतर जातीय विवाह किस चीज को प्रदर्शित करता है सर? समाज को एक करने के लिए, जाति को मिटाने के लिए, या जाति को बढ़ावा देने के लिए? अभी बिहार में, ज्यादा दूर में नहीं जाऊंगा उदाहरण देने के लिए, बिहार में दो विवाह हुआ है। एक अंतरधार्मिक हुआ है, दूसरा अंतरजातीय हुआ। एक बिहार के मुख्यमंत्री ने अंतरधार्मिक विवाह किया। हिंदू संप्रदाय के अंतर्गत ये आते हैं तेजस्वी यादव जी और उप मुख्यमंत्री, और उन्होंने शादी किया एक क्रिश्चियन संप्रदाय से आने वाली महिला से। तो इसका उद्देश्य क्या था कि हम किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद जो बढ़ावा दिया जाता उसको हम ठीक करें कि भाई हम सभी भारतीय हैं, सभी एक हैं, हम कोई धार्मिक भेदभाव को नहीं अपनाएंगे, हम एक दूसरे में शादी विवाह करेंगे। दूसरा विवाह जो प्रोमिनेंट विवाह माना गया है वो हुआ है कुणाल किशोर की बेटे सायन की शादी हुआ है अशोक चौधरी जो मंत्री हैं बिहार में, उनकी पुत्री से। तो कुणाल किशोर ब्राह्मण की भूमिहार उपजाति से आते हैं और अशोक चौधरी SC/ST समुदाय के अंतर्गत पासी समुदाय से आते हैं। तो दो अंतरजातीय विवाह हुआ। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि जाति का जो भेदभाव, शादी हुआ अशोक चौधरी जी के पुत्री का और किशोर कुणाल जी के पुत्र का, उसका क्या मकसद था? उसका मकसद यही था कि समाज में जो जातीय भेदभाव है उसको हम खत्म करें और लोगों के बीच समरसता स्थापित करें। एक तरफ तो अंतरजातीय विवाह, अंतरधार्मिक विवाह को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरे तरफ अपने महज राजनीतिक स्वार्थ उद्देश्य की पूर्ति के लिए जातीय जनगणना को बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें भी गैर संवैधानिक तरीके से, संविधान के विरुद्ध जाकर के, संविधान के दायरे से बाहर निकल करके। तो यहाँ तो मनसा बड़ा स्पष्ट है कि आप लोग कराना क्या चाह रहे हैं। केवल और केवल अपने बेनिफिट के लिए सब कुछ करना चाहते हैं और जनता पर सब कुछ लागू करना चाहते हैं। जनता इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि आपकी सारी बात को मान लेगा। सर उसके बाद ये कि खास करके बिहार सरकार का जो दिख रहा है चुनाव भी कोर्ट में मामला रहते हुए आनंद फानन में जो ये कहा जाए कि संपन्न करवा लिए, उसके बाद अभी भी जीते हुए उम्मीदवार और हारे हुए प्रत्याशी जो भी थे अभी भी उधेर बुंद में बने हुए हैं कि आखिर इसका होगा क्या, जबकि 13 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। उसी तरह इसमें भी कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, उसके बाद भी ये करवा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा इसलिए कि मैं तो 2007 से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जो है वो असंवैधानिक अत्याचार और वैचारिक व्यभिचार को बढ़ावा देने वाले नेता हैं और ये कभी सही काम कर ही नहीं सकते हैं। 2007 से इनका मैं रवैया देख रहा हूं कि संविधान के दायरे से बाहर निकल करके काम कर रहे हैं। ये जो आप नगर परिषद के क्षेत्र की जो बात आप लेकर के आए हैं, मैं 2007 से पंचायत निकाय की संस्था के चुनाव से ही कह रहा हूं कि भाई आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं। ओबीसी के अंतर्गत आने वाली जातियों का विभाजन जो आपने ईबीसी के तहत किया वो भी असंवैधानिक है। दलित में जो विभाजन महादलित के तौर पर किया आपने वो भी असंवैधानिक है। केंद्र सरकार इसको मान्यता ही नहीं देगी। केंद्रीय स्तर पर ये सारी जातियां ओबीसी कहलाती हैं और सारी जातियां SC/ST के अंतर्गत आती है। फिर आप दलित को महादलित में बांट करके
पिछड़ा को अति पिछड़ा में बांट करके जिस तरीके से रिजर्वेशन आपने किया है, उसका विरोध तो पिछड़ा और दलित समुदाय के लोग करेंगे ही करेंगे और कोर्ट में जाएंगे ही जाएंगे। और उसी का नतीजा है कि लोग कोर्ट में गया, कोर्ट ने देखा कि असंवैधानिक है, उसको रिजेक्ट किया और होना ही चाहिए। और ये जो अड़ियल पना ये अपनाए हुए कि हम जब भी जो काम करेंगे संविधान के दायरे से बाहर निकल करके ही करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट से मेरा बार बार आग्रह है कि आप इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक्शन लीजिए और इनके खिलाफ सख्त संवैधानिक और कानूनी कार्रवाई कीजिए। सर थोड़ा सा और ये कि आम जनता इसे किस रूप में देख रही है, कारण कि आप भी एक आम जनता हैं और साथ साथ अधिवक्ता हैं, तो कानून के कहा जाए कि धारा को आप अच्छी तरह से समझते हैं, तो सर कानूनी रूप से यह जो जातीय गणना हो रही है इस पे सर थोड़ा सा बताएं। एक आम आदमी, मान लीजिए मैं यहां से उठा और जानबूझ करके आईपीसी के एक सेक्शन का उल्लंघन करने का मन बना लिया और उसका उल्लंघन करते हुए आपके साथ इस तरीके से मारपीट किया कि आपका अस्तित्व ही समाप्त हो गया, आप मर गए। अस्तित्व समाप्त होने का मतलब आप समाप्त, और जब आपका अस्तित्व समाप्त हम आईपीसी के एक सेक्शन का उल्लंघन करके कर दिया तो हमको क्या होगा? हमको फांसी की सजा होगी, उम्र कैद की भी सजा हो सकती है, हम फ्री तो नहीं रहेंगे ना। भारत की संविधान भारत की सुप्रीम लॉ है और जानबूझ करके उसकी शपथ लेकर के संवैधानिक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जानबूझ करके उसी संविधान का विरोध करने पर आमादा हो जाए और करना प्रारंभ कर दे, तो उसका नतीजा क्या आएगा? उसका नतीजा आएगा कि कई जातियों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो आप इतने बृहद पैमाने पर किसी का अस्तित्व नाश करने पर तुले हुए हैं, उसके बाद इतने बृहद पैमाने पर जातीय उन्माद को खड़ा करने पर तुले हुए हैं, आपके खिलाफ कितनी बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसका आकलन आप यहां से उदाहरण के तौर पर निकाल सकते हैं। तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक भारतीय के नाते मैं तो इसका विरोध करता हूं और भारत के सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध कर रहा हूं बार बार हाथ जोड़ करके कि आप इस पर सख्त कार्रवाई कीजिए। और केवल सुप्रीम कोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश से मैं अनुरोध नहीं कर रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री से भी अनुरोध कर रहा हूं कि साहब आप चुपचाप बैठ के इस तरीके से बिहार को जलता हुआ नहीं देख सकते, आपको आगे आना होगा, सख्त कदम उठाना होगा। सर सबसे अंत में, यदि कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या भारत माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इस पे रोक नहीं लगाई जाती है, तो आप क्या करेंगे? कारण कि अभी तक जितने भी आपने इसके विषय में अपना थॉट दिए हैं, उस थॉट के अनुसार है कि आप जातीय गणना के कहीं से समर्थन में नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या कहा जाए कि प्रधानमंत्री के द्वारा, तो आप इस आगे क्या करेंगे? देखिए, मैं जाति आधारित गणना जो बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही है उसके समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि वो संविधान के विरुद्ध जाकर के करवाया जा रहा है। ठीक है, अब मैं बार बार निवेदन सुप्रीम कोर्ट और देश के प्रधानमंत्री से कर रहा हूं और उस पर ये कार्रवाई नहीं करते हैं और बिहार की सरकार अड़ियल रवैया अपनाते हुए इस पे कदम आगे बढ़ाती ही रहती है, तो जिस तरीके से मुझे पिछड़े, अति पिछड़े और जनरल समुदाय के लोगों का समर्थन मिल रहा है, मैं सीधा और सीधा सड़क पे उतरूंगा इनके खिलाफ। इनको एक कदम आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि संविधान के दायरे से बाहर निकल करके आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत देश को भारत की संविधान के अनुसार चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये थे श्रीश कुमार शांडिल जी, जो बिहार में चल रहे जातीय गणना के संबंध में विस्तार से दे रहे थे जानकारी की अगर ये होता है तो ये होगा, ये होता है तो ऐसा होगा। हम आपको लेकर के चलेंगे बिहार के कई गांवों में और वहां के आम जनता से इस मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर वो ये हो रहे जातीय गणना को किस रूप में लेते हैं और इसको क्या समझते हैं, जातीय गणना के संबंध में उनके पास क्या है जानकारी। तब तक बने रहें स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार।